पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा धचका था वो ये था कि हमारे पास वारशिप्स नहीं थे। अच्छा। और अगर थे भी तो इस काबिल नहीं थे कि वो किसी जंग में पार्टिसिपेट कर सकते। तो सबसे पहले मैंने अमेरिकन ने हेल्प की, 6 डिस्ट्रॉयर हमें दी, उन 6 डिस्ट्रॉयर की नेवी से हम रखे थे। जो हमारी 65 वार है वही 6 डिस्ट्रॉयर थे हमारे पास जिससे हमने जंग लड़ी। राइट। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमने ब्रिटिश से कुछ लिए, टाइप 21 शिप्स लिए, वो रिप्लेस हो गए अमेरिकन से, ब्रिटिश शिप्स आ गए टाइप 21, बड़े अरसे तक ये रहे। देन वी डिसाइडेड कि सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिका नहीं बल्कि हमें वी हैव टू लुक टुवर्ड्स ईस्ट, हमें और जो दोस्त ममालिक हैं इनसे भी बात करनी चाहिए। फिर हमने चाइना से बातचीत शुरू की और चाइना से सबसे पहले जो हमारा F-22P का फ्रिगेट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके साथ। 4 शिप्स बनने थे फ्रिगेट्स F-22P, 2 उसमें से चाइना में बनने थे शंघाई पोदांग शिपयार्ड में और 2 कराची शिपयार्ड में बनने थे। ये बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट रहा। 2 वहाँ बने जहाज़, 2 यहाँ बने। अगला जो हमने इनके साथ प्रोजेक्ट किया चाइना के साथ वो था 054 अल्फ़ा पापा क्लास। उसके भी हमारे 4 शिप्स बनने थे। इसी तरह 4 में से 2 वहाँ बनने थे, 2 कराची शिपयार्ड में बनने थे। तो साथ साथ टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट होती रही, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती रही, चाहे वो चाइना हो चाहे वो टर्की हो, दोनों के साथ हमारा ये था कि हम इसके साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। तो कराची शिपयार्ड को भी हमने बड़ा बूस्ट किया इसके साथ साथ। तो वो फिर चाइना के बाद जब पहले हमने शिप्स बनवाए 4, फिर दूसरा बैच जब बना 4 शिप्स का 054 अल्फ़ा पापा क्लास जो शिप्स बने, फिर हमने उनके साथ सबमरीन्स का एक मुआहिदा किया। हमारी 8 के करीब सबमरीन्स है जिसमें पहली भी ट्रायल के लिए आ गई है, इसके ट्रायल हो रहे हैं, ये हो गया। इसके साथ साथ फिर हमने टर्की की तरफ भी रुख किया और टर्की से भी बेल्जियम क्लास के 4 फ्रिगेट्स हमारे जो हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बड़े ज़बरदस्त हैं। ये भी इसमें से भी 2 जो हैं वो वहाँ बनेंगे, 2 कराची शिपयार्ड बनेंगे। यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसके बाद हम अपना एक नया पाकिस्तान अपना एक ब्रांडेड शिप तैयार करना चाह रहा है जिसको जिना क्लास कहेंगे हम। इस पे भी बातचीत उनके साथ चल रही है। नेशनल प्रोजेक्ट होगा बड़े हाई लेवल का, टर्की की मदद के साथ उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम बना रहे हैं। बड़ी हौसला अफजा बातें डॉक्टर साहब। और जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसके अंदर इस तरह की डिफेंस अचीवमेंट्स, मैं इनको जो है ना अचीवमेंट से कम नहीं समझता कि आप पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ों को लेके आ रहे हैं जो दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास है। डॉक्टर साहब हमारे पास अभी तक कोई बहरी बेड़ा नहीं है, भारत के पास भी एक है और चाइना के पास भी अब काफ़ी हो गए हैं, तो उस तरफ भी हम जा रहे हैं। देखिए पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, बहरी बेड़ा है क्या और ये क्यों लोग मेंटेन इसको करते हैं, क्यों इसको रखते हैं। बहरी बेड़ा इसलिए होता है कि चलता फिरता एयरपोर्ट होता है। राइट। अगर आपकी एयरक्राफ्ट ने अटैक करना है किसी कंट्री पे, अटैक करके वापस आ सकते हैं, सेफली वो लैंड कर सकता है उसी फ्यूल के साथ, फिर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपने 8-10 हज़ार मील दूर जाके किसी और मुल्क के साथ जंग करनी है, आपका एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ेगा, वापस नहीं आ सकता है, फ्यूल शॉर्टेज की वजह से सारा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट चाहिए होता है। अगर जाके यूके वालों ने, ब्रिटिश ने फॉकलैंड में वार लड़नी है 8000 किलोमीटर वे, तो ये फॉकलैंड के बाहर इन्होंने जाके अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क कर दिया। वहाँ से जहाज उड़ते थे, अटैक करते थे, वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आ जाते थे, वो वापस नहीं पहुँच सकते थे बरतानिया। ऐसी सूरत हमें भी सामना करना पड़ा ना बांग्लादेश के साथ 1971 की वारफेयर के अंदर। इवन चाहे बांग्लादेश की आप बात कर लें या इसकी बात कर लें, हमारे एयरक्राफ्ट की इतनी रेंज है कि वो जाके वापस आ सकते हैं। सेम इज द केस विद इंडिया। इंडिया के भी जहाज अगर उड़ के पाकिस्तान आएंगे, अटैक करके वापस जा के लैंड कर सकते हैं। ना तो क्वेश्चन है, जब इंडिया के जहाज यहाँ आके अटैक करके वापस जा सकते हैं, फिर वो क्यों मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके पास। अच्छा, ठीक है। अब जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरा भी बनाने जा रहे हैं वो, क्या वो जब पाकिस्तान के साथ जंग होगी इसको लाएंगे जंग वो आई विश के वो लेके आए। ये दैट विल बी द बिगेस्ट टारगेट जो हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक, बट वो नहीं लेके आएंगे। वो ये जहाज इसलिए नहीं बना रहे कि उन्होंने इसको जंग में इस्तेमाल करना है। वो अपने आप को एक रीजनल नेवी के तौर पे पेश करते हैं। वो एक ब्लू वाटर नेवी की बात करते हैं। वो इंटर जो है कॉन्टिनेंटल मूव करने की बात करते हैं। उनका टारगेट जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना की तरफ देखते हैं और बहुत सारे और मुल्कों की तरफ देखते हैं कि हम वहाँ जाके लड़ेंगे। अग्रेशन शो करना चाह रहे हैं, अग्रेशन शो करना, एक अग्रेसिव पोस्चर शो करना चाह रहे हैं। बट पाकिस्तान के अगेंस्ट दे विल नेवर ब्रिंग, बट आई विश कि वो लाए था। नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरह की आपने शानदार हिस्ट्री बताई हमारी 1965 की 71 की, तो दे विल थिंक ट्वाइस कि इस तरह की वो हरकत करे। डॉक्टर साहब अभी जो रिसेंट चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर ब्लू इकोनॉमी
एक बड़ी टर्म है जो हर बंदा सुन रहा है, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे व्हाट इज दिस ब्लू इकोनॉमी? देखिए, इकॉनमी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये जब से आप पैदा हुए हैं, हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फ्रजाइल है, पाकिस्तान को हर वक्त पैसों की ज़रूरत है, हम अपनी मेंटेन जो इकॉनमी है उसको मेंटेन नहीं कर पा सकते। ठीक, इसका जवाब सिर्फ ये है समुंदर। अल्लाह ताला ने जो समुंदर में चीज़ें दी हैं, कुरान पाक में है कि मेरा फजल तलाश करो। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अल्लाह ताला का फजल समुंदर से तलाश करें। वो इकानमी जो समुंदर से रिलेटेड है, चाहे वो शिप मेकिंग की हो, शिप ब्रेकिंग की हो, वो मैरीटाइम ट्रेड की हो, वो पोर्ट्स की हो, हार्बर से रिलेटेड हो, इवन मैरीन फिशरी की अगर आप बात करते हैं, वो इकानमी, वो पैसे जो समुंदर से रिलेटेड हैं, उसको ब्लू इकानमी कहते हैं। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के समुंदर में जो हमारा इलाका है वो 290,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और 290,000 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं तो यू विल नॉट बिलीव कि पूरा पंजाब और केपी के ले लें अगर हम इस पूरे एरिया को कंबाइन करें, इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया है समुंदर में हमारा। अब उसकी जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसमें से चीज़ें निकाल के एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को हमने प्रोडक्ट्स की सूरत में बाहर भेजना है। यहाँ से जो इकानमी हासिल होगी वो ब्लू इकानमी होगी। और अगर मुझसे आप पूछें रियलिस्टिकली तो पाकिस्तान की जो फ्रजाइल इकानमी है, अगर आपने इसको ठीक करना है, इसको बूस्ट करना है, तो ब्लू इकानमी इज द आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सिर्फ मैरीटाइम टूरिज्म को ले लें, सिर्फ इसी पे अगर आप काम कर लें तो मेरे ख्याल जो हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि दे शुड लुक टुवर्ड्स सी नाउ तो रिजॉल्व सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सारे रिजॉल्व। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, सी के साथ ही हमारे साथ एक जीसीसी कंट्रीज़ की एक लाइन है पूरी, हम उसको अच्छी तरह से इंगेज करें, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। हमारी जो नेवी है इसका जीसीसी ममालिक के साथ कैसा ताल्लुक है और उनके साथ क्या अभी चल रहे हैं मामलात? हम इस रिलेशन को अदर देन द डिफेंस पर्पसेस भी यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं ये बताऊं कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से बहुत बेहतर रहे हैं। हमेशा से हमारा जो फोकस रहा है वो पाकिस्तानी डायस्पोरिया पे रहा है कि जो पाकिस्तानी लोग वहाँ काम करते हैं, लेबर इंटेंसिव लोग हैं सारे वहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। हमारे इकनॉमिक टाइल्स रहे हैं उनके साथ, हमारी रिलीजियस टाइज रही हैं उनके साथ। बट अब वक्त आ गया है कि हमें इनसे बियॉन्ड भी बात करनी चाहिए। हमें रीजनल सिक्योरिटी पे बात करनी चाहिए, हमें डिफेंस कोलैबोरेशन पे और कोऑपरेशन पे बात करनी चाहिए, हमें ओवरऑल जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है इस पे बात करनी चाहिए जीसीसी कंट्री के साथ। अगर हम ये गैप छोड़ते चले जाएंगे तो इंडिया इसको फिल करता जाएगा। सही। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, जो पाकिस्तान नेवी का, किसी भी नेवी का एक शिप होता है, ये उस नेवी का एम्बेसडर होता है, उस कंट्री का एम्बेसडर होता है। जब हम गुडविल क्रूज पे जाते हैं किसी कंट्री में तो हम अपना फ्लैग जाके होस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस जाके वहाँ पे फिर जो वो काम जो फॉरेन ऑफिस ने करना है, वो एक शिप पे, एक जहाज़ पे लोग होते हैं, वो जाके मैं डॉक्टर साहब इस बात को इंडोर्स भी करूँगा। आई वाज इन मलेशिया, तो वहाँ पर लंकावी पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नेवल शिप आया हुआ था, एंड बीइंग अ पाकिस्तानी वो हमारे लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट थी जहाँ पर हमने पाकिस्तान का झंडा देखा। हमारे जवान थे, उनके साथ लोग पिक्चर्स ले रहे थे। सो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी एक गुडविल जो है ना जेस्चर भी होता है और एक एम्बेसडर वाली बात की। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ज़रा आऊँगा ग्वादर वाली साइड के ऊपर। ये वो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि जितने भी शोज़ कर लें, जितनी भी बातें कर लें कम है। एंड आई फील लाइक कि नेवी का इसके अंदर बहुत रोल है इसकी डेवलपमेंट के अंदर। तो आप बताएंगे कि नेवी इटसेल्फ कितनी सीरियस है अबाउट इट और क्या वहाँ पे काम चल रहे हैं? देखिए, नेवी की सीरियसनेस अगर आपने देखती है तो 1953-54 पे चले जाएं आप। इट वाज द नेवी इनिशिएटिव जिसने सबसे पहले ये कहा था कि ग्वादर का जो इलाका है सारा का सारा पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। अगर आपको फिरोज खान और बाकी उस वक्त जहाँ पे लोग थे, उनके जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन ऑफिस की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, इन सब को जब शुरू पाकिस्तान नेवी ने किया तो इसके ऊपर फिर काम शुरू हुआ। पाकिस्तान नेवी की एक टीम थी जिसने फॉरेन ऑफिस के लोगों के साथ मिलकर इस पे बातचीत की। फिर पाकिस्तान नेवी के कहने पे ही, फॉरेन ऑफिस के कहने पे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये इनिशिएट हुआ कि हमें ये ले लेना चाहिए। इसकी प्राइस पे की और हमने इसको शामिल कर लिया। पाकिस्तान नेवी की वजह से, पाकिस्तान हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट की वजह से एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा यहाँ फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनी हैं। यहाँ पे फिजिबिलिटीज हुई है कि यहाँ पे पोर्ट बननी चाहिए, नेवल पोर्ट भी बननी चाहिए और कमर्शियल पोर्ट भी बननी चाहिए। तो चूंकि एक लॉन्ग वेटेड ये पोर्ट थी, तो जाके ये कोई पोर्ट पे जब काम शुरू हुआ, आज से कोई 15-20 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ,
ये चाइना तो बहुत बाद में आया, ये अच्छा। पाकिस्तान का इनिशिएटिव था कि यहाँ पे पोर्ट बननी चाहिए। अगर आप उसकी चाइना की बात करते हैं तो जो सी पैक आया है या सी पैक के बाद जो चीज़ें हुई वो तो 10 years ओल्ड स्टोरी है, 2013 में आए हैं। लेकिन 2002 में ग्वादर पोर्ट को तो मुशर्रफ साहब के दौर में इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी ये पोर्ट। तो 2002-2003 में ये पोर्ट बनना शुरू हो गई थी और 2005 में ये पोर्ट बन गई थी। बनने के बाद हमने पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी को ये पोर्ट डीज भी कर दी थी कि इसको ऑपरेशनलाइज करें। ये अलग बात है कि वो नहीं हो सकी ऑपरेशनलाइज, फिर हमने चाइना को दे दी। बट सी पैक जो है वो 2013 में स्टार्ट हुआ। अच्छा। और 2023 में उसकी हमने वो 10 years की सेलिब्रेशंस अभी की हैं। सही। इसकी सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप मुझसे पूछें इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन इज एनर्जी कॉरिडोर। और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसमें अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, जीसीसी गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं, जितनी भी हैं यहाँ पे एनर्जी इनरिच कंट्रीज़ हैं सारी। यहाँ से पूरी दुनिया को ऑयल एंड गैस सप्लाई होती है और उसके स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माउथ के ऊपर बिल्कुल चौकीदार की तरह ग्वादर पोर्ट मौजूद है। बिल्कुल ऐसी। हर अंदर आने जाने वाला ग्वादर से होकर गुजरेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्वादर पोर्ट इज ए डीप सी पोर्ट। राइट। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगी, इस पे बड़े बड़े जहाज आएंगे आगे और नंबर ऑफ कंटेनर्स को यहाँ ऑफलोड करेंगे। फिर छोटे जो जहाज होंगे यहाँ से वो कंटेनर्स को लेके मुख्तलिफ ममालिक में आगे लेके जाएंगे उसको। तो ये बहुत बड़ी एक पोर्ट है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। राइट। और आने वाले में दिनों में आप देखेंगे कि ग्वादर पोर्ट की एक्सपेंशन भी होगी और ये ऑपरेशनलाइज भी होगी। राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ ये बात करते हैं कि जी इसके कंपटीटर जो है वो चाबहार पोर्ट है। सर वो कंपटीटर नहीं है, वो कोलैबोरेटर हैं, हम मिल के काम करने को तैयार हैं आपस में। हमारा कैसे कंपटीटर हो सकता है? वैसे भी उसकी डेप्थ कम है, हमारी डेप्थ बहुत डीप है ये वाली जो पोर्ट है। बट मैं तो यही कहूँगा, जिससे मैंने आपको ना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये, तो हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। देयर ब्रदर्स ईरानियन हमारे साथ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहब, कराची पोर्ट के ऊपर अगर जाएं तो केपीटी जो स्पेशली वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो ग्रोथ में भी आ रही है, बढ़ भी रही है। नेवी का इसमें कितना रोल है और इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके जो रिसोर्सेज बिल्डअप करने के अंदर नेवी का कितना किरदार है? देखिए, किसी भी मुल्क में जब पोर्ट्स डेवलप होती हैं तो नेवी का बड़ा अहम रोल होता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करते हैं। जो मैरीटाइम ट्रेड होती है अगर वो सिक्योर हो, हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो रूट्स जिनके ऊपर मर्चेंट शिप्स ने चलना है, राइट, अगर वो सेफ एंड सिक्योर हों तो आपके पास शिप्स आएंगे भी और यहाँ से बाहर भी जाएंगे। लेकिन अगर आपके रूट्स सिक्योर नहीं हैं तो फिर सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ नहीं है जो कि नेवी ने प्रोवाइड करनी होती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं उनकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ। पहली पोर्ट जो कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी जिसको हम कहते हैं, ये 1886 में बनी। ओके। उसके बाद देयर इज ए लॉन्ग गैप। फिर अगली जो पोर्ट है जिसको पोर्ट कासिम हम कहते हैं, ये जाके 70s में बनी। अच्छा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो 74 में ये पोर्ट बनी हमारी। जो कराची पोर्ट ट्रस्ट हैं वहाँ पे 30 के करीब बर्थ हैं, यानी 30 शिप्स खड़े हो सकते हैं। राइट। 3 वहाँ पे इन एडिशन वो ऑयल टैंकर्स भी खड़े हो सकते हैं, यानी 33 हैं। जो पोर्ट कासिम है वहाँ पे 9 शिप्स खड़े हो सकते हैं प्लस 2 ऑयल टैंकर खड़े हो सकते हैं, यानी 11 खड़े हो सकते हैं। अब 2000 जो मैंने 1974 में बताया हमारी कासिम पोर्ट बनी, इसके बाद अगेन देयर इज ए लॉन्ग गैप। बिल्कुल। अगली पोर्ट जो ग्वादर पोर्ट बनती है वो जाकर 2003-4 में बनती है और वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई। अभी तक फुली ऑपरेशनल नहीं हुई। ऑपरेशनल है, जहाज आते हैं उस तरह ऑपरेशनल जिस तरह उसका होना चाहिए। ये कैपेसिटी कम नहीं है सर, अगर मुझसे पूछें तो कम से कम 14 पोर्ट्स होनी चाहिए हमारी पोर्ट्स पे। वो पोजीशंस अवेलेबल हैं, वो जगह अवेलेबल हैं जहाँ पे नई पोर्ट्स डेवलप हो सकती हैं। अच्छा। तो इमीडिएटली हमें जो है वो पोर्ट्स डेवलप करने की ज़रूरत है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, ब्लू इकोनॉमी से हम अर्न कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास मजीद पोर्ट्स हों, मजीद हार्बर जियोग्राफी दैट वी हैव। मैंने कहा लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी। ये एनर्जी कॉरिडोर है पूरे का पूरा इंडियन ओशन और नॉर्थ अरेबियन सी में बिल्कुल टॉप के ऊपर जाके पाकिस्तान की वो कोस्ट लाइन है, उसको कैश करवाने की ज़रूरत है, इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है।